चलिए बच्चों, इस क्लास में हम शुरुआत करते हैं पिछली क्लास से आगे न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स, तंत्रिकीय सक्रिय औषध। ये हिस्सा कहां से है? केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, दैनिक जीवन में रसायन। इसका ये दूसरा वीडियो है। ठीक है, हमने पहले वीडियो में क्या देखा? हमने पहले वीडियो में इंट्रोडक्शन पूरा का पूरा पढ़ा। औषध क्या है वो हमने बताया, औषधि क्या है वे हमने बताया, औषधियां क्या है वे हमने बताया। औषध माने ड्रग्स, औषधियां माने मेडिसिन। औषध को क्लासिफाई किया, 4 मेन फंडामेंटल्स हैं। इसके बाद हम कुछ और बातें जैसे चिकित्सीय प्रभाव, थेरेपेटिक ट्रीटमेंट के बेस पे कहाँ क्या कैसे किनका क्या यूज होता है, उसके अनुसार हमने कुछ क्लासिफिकेशंस, कुछ टाइप्स हमने इसके मेडिसिन के बताए, औषधियों के बताए। वे सारे ड्रग्स ही हैं। हमने एक क्लास शुरू करी थी वीडियो के आखिर में, पिछली क्लास में, न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स, तंत्र की या सक्रिय औषध, यानी जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाले होते हैं। तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाले होते हैं। तंत्रिका तंत्र माने नर्वस सिस्टम, उसको नियंत्रित करते हैं। ठीक है, तो उससे संबंधित जो बीमारियां हैं, असामान्यताएं, नियमितताएं हैं शरीर में, उनको हमें इन औषधियों से हमने इसके 2 फंडामेंटल क्लास होते हैं, 2 बेसिक क्लासेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है प्रशांतक, एक होता है प्रशांतक, है ना। प्रशांतक ट्रंक्लाइजर्स। प्रशांतक के बारे में हमने कल उसकी प्राइमरी इंफॉर्मेशन हमने सारे बताए थे। आज हम प्रशांतकों के बारे में थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे इस वीडियो में। शुरुआत में ठीक है, यहां पे हम कुछ फंडामेंटल एग्जांपल्स इनके देते हैं, किनके? प्रशांतकों के। इसमें से मंद प्रशांतक, मंद प्रशांतक माने माइल्ड ट्रंक्लाइजर, यानी जहां पे हल्की फुल्की प्रॉब्लम है तो वहां पे हम यूज करेंगे इसमें से। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसको हम एक एग्जांपल दे रहे हैं। क्लोर डाइजेपॉक्साइड, डाइजेपॉक्साइड। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर भी देख लेना। फिर मेप्रोबमेट, मेप्रोबमेट, इसका ये क्या है? मंद प्रशांतक है, जहां हल्की फुल्की प्रॉब्लम होती है वहां पर हम इनका प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम क्लोर डाइजेपॉक्साइड का स्ट्रक्चर बनाकर आपको बताते हैं। क्या है ये एक बेंजीन डेरिवेटिव है, बेंजीन डेरिवेटिव है। इसमें ये स्ट्रक्चर यहां पर लगा होता है। इसको हम साइड चेन्स में देख सकते हैं। ये आपका क्लोर डाइजेपॉक्साइड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, मेप्रोबमेट। अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब इसमें देखो क्या है, इसमें 2 रिंग्स हैं। एक ये बेंजीन रिंग है और ये दूसरी एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर्ड ये रिंग है, जिसमें 2 नाइट्रोजन एटम और 5 कार्बन एटम शामिल है। ठीक, अब हम इसमें यहां पे एक और क्लोर, क्यों क्लोर डाइजेपॉक्साइड ये है। अब इसमें इस पोजीशन पर क्लोरीन जुड़ गई तो क्लोर डाइजेपॉक्साइड। अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो देखिए, ये ग्रुप एमाइडो ग्रुप है, एमाइड। ये ऑक्सीजन के माध्यम से एक कार्बन चेन में अटैच्ड है। इसी तरह से एक दूसरा ग्रुप आगे
एमाइड ग्रुप इसमें जुड़ा हुआ है। इस कार्बन एटम पे 2 चेन्स जुड़े हुए हैं, एक मिथाइल ग्रुप है और एक नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप है। ये स्ट्रक्चर आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, देख लीजिए। क्या है ये? ट्रांक्विलाइजर्स। अब हम इसके बाद मंद प्रशांतक के बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब अत्यंत अवसाद हो, उच्च कोटि के एबनॉर्मलिटी हो, तो हमें क्या करना होता है? जब हमें अवसाद नियंत्रण या अति तनाव नियंत्रण, अवसाद नियंत्रण, अति तनाव, अवसाद माने एबनॉर्मलिटी हो जाती है ना, पागलपन सा होता है, अति तनाव यानी हाइपरटेंशन हो जाता है, तो उसके नियंत्रण में जो प्रशांतक यूज में लाए जाते हैं उसके, अब हम इसमें ध्यान दें। एक है बारबिट यूरिक अम्ल के व्युत्पन्न डेरिवेटिव्स, ये भी एक अच्छी क्लास के प्रशांतक होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे से नाम हैं, इनको सबको बारबिट्यूरेट्स कहा जाता है। क्या है इनके नाम? हम इनके नाम याद कर लेते हैं। बेरोनल, इसका नाम है बेरोनल। सेकोनल, ये दूसरा है, बेरोनल, सेकोनल, एमिटल, एमिटल, ल्यूमिनल। ये सब के सब क्या है? बारबिट्यूरिक अम्ल के व्युत्पन्न है। ये सारे के सारे प्रशांतक हैं। ठीक है, तो कल हमने प्रशांतक, पिछली क्लास में हमने प्रशांतक के बारे में काफी उसके एक्सप्लेनेशन इसमें हमने दी। ठीक है, कुछ अन्य है, कुछ अन्य प्रशांतक जो है उनके और नाम याद कर लीजिए। वैलियम और सेरोटोनिन, वैलियम और सेरोटोनिन। एक बार हम फिर बता दें ट्रैंक्विलाइजर्स कहां यूज में लाए जाते हैं। ट्रैंक्विलाइजर्स यानी प्रशांतक जो होते हैं, ये तंत्रिक आतंत्र में जो विक्षोभ उत्पन्न होता है, हाइपरटेंशन होता है, टेंशन होता है, पागलपन जैसे होती है ना, अवसाद जिसको कहते हैं, स्ट्रेस प्रोड्यूस हो जाए, डिस्टरबेंस हो, मेंटल डिस्टरबेंस हो, इन सब को नियंत्रित करने के लिए क्या किया जाता है? नर्वस सिस्टम को नियंत्रित किया जाता है, और नर्वस सिस्टम को नियंत्रित करने के लिए प्रशांतकों का प्रयोग किया जाता है। अभी नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करने वाला एक और हिसाब किताब होता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ जाता है, पेन बढ़ जाता है ना, टेम्परेचर बढ़ जाता है, पेन बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, पेन बढ़ जाता है, उसको समझने समझाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले दूसरी क्लास, पहले प्रशांतक हो गई और दूसरी है पीड़ा हारी, यानी दर्द नाशक, यानी एनाल्जेसिक, यानी पेन किलर्स। क्या होते हैं ये पीड़ाहारी यानी एनाल्जेसिक ड्रग्स? क्या है पीड़ाहारी, क्या है? तो इनके बारे में हम आपको सरल सी परिभाषा, दर्द या
पीड़ा माने पेन को कम करने एवं समाप्त करने में प्रयुक्त औषध। ड्रग्स टू रिमूव और डिक्रीज पेन, बॉडी पेन, उन्हें कहा जाता है एनाल्जेसिक्स। वे औषध जो दर्द या पीड़ा को कम करते हैं या समाप्त करते हैं, उन्हें कहा जाता है एनाल्जेसिक्स, दर्दनाशक, पीड़ाहारी या पेन किलर्स। ठीक है, लेकिन एक शर्त है यहां पे, क्या है? इनका जब हम यूज करते हैं तो चेतना क्षीणता उत्पन्न नहीं होती है, अनकॉन्शियसनेस प्रोड्यूस नहीं होती है। चेतना क्षीणता उत्पन्न नहीं होती है, बेहोशी उत्पन्न नहीं होती है, चेतना गायब नहीं होती है, यानी अनकॉन्शियसनेस प्रोड्यूस नहीं होती है। मतिभ्रम, मतिभ्रम उत्पन्न नहीं होता है, मतिभ्रम उत्पन्न नहीं होता है। क्या? मेंटल डिस्टर्बेंस नहीं प्रोड्यूस होता है। असमन्वय, असमन्वय उत्पन्न नहीं होता है, इनकोऑर्डिनेशन प्रोड्यूस नहीं करते हैं। पक्षाघात, पक्षाघात भी उत्पन्न नहीं करते। पक्षाघात का मतलब पैरालिसिस भी ये प्रोड्यूस नहीं करते। यानी ऐसे औषध, ऐसे ड्रग्स जो दर्द तो दूर करते हैं, कम करते हैं, लेकिन चेतना क्षीणता, मतिभ्रम, असमन्वय या पक्षाघात उत्पन्न नहीं करते हैं। दे आर पेन किलर्स, दे रिमूव पेन, बट दे डू नॉट प्रोड्यूस अनकॉन्शियसनेस, मेंटल डिस्टर्बेंस और इनकोऑर्डिनेशन और पैरालिसिस एसेट्रा एसेट्रा। जो नर्वस सिस्टम पे नेगेटिव इंपैक्ट डालें, ऐसा कुछ नहीं करते हैं। नर्वस सिस्टम को पॉजिटिवली एक्टिवेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। हायर है तो कम करते हैं, कम है तो उसको एक्टिवेट, यानी इनएक्टिव होता जा रहा है तो एक्टिव करते हैं। ज्यादा हाई एक्टिव हो गया तो उसको कंट्रोल करके ऑर्डिनरी में, परफेक्ट वे में उसको मेंटेन करता है। कौन करता है? वो करता है आपका दर्दनाशक, एनाल्जेसिक। शर्त यह है, ये चीजें उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। अगर इनमें से कुछ भी उत्पन्न हो रहा है तो ये फिर ड्रग्स सुटेबल मेडिसिन्स नहीं है। ड्रग्स है, ड्रग्स को मेडिसिन के रूप में रखना है, यानी उसमें नेगेटिव कुछ प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए। नेगेटिव प्रोड्यूस हुआ, इसका मतलब वो मेडिसिन नहीं हो पाती। एक चीज सही हो रही है, दूसरी चीज उत्पन्न हो रही है, यानी एक रोग को, एक बीमारी को आप खत्म कर रहे हैं, दूसरी बीमारी पैदा हो रही है उसी सब्सटेंस से, तो फिर हम उसको नहीं कह सकते। क्या नहीं कह सकते? उसको हम औषधि नहीं कह सकते। तो वे ड्रग्स जो दर्द या पीड़ा कम करते हैं या समाप्त करते हैं, परंतु शरीर में चेतना क्षीणता या मतिभ्रम या असमन्वय या पक्षाघात जैसी कोई साइड इफेक्ट उसमें प्रोड्यूस नहीं होता है, उन्हें पीड़ाहारी, दर्दनाशक, एनाल्जेसिक, पेन किलर्स कहते हैं। बहुत सारे नाम हैं हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। ठीक है, अच्छा, अब हम इनके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स लिखते हैं। कुछ सरल से हैं, आराम बिल्कुल सिंपल से हैं, और कुछ थोड़े से एस्प्रिन, एनाल्जेन, नोवाल्जेन, इबुप्रोफेन, एक नाम और है इसका ब्रूफेन। इबुप्रोफेन, ब्रूफेन भी कहलाती है। फेनासिटेन,
सिटी। ठीक, ये कुछ है। कुछ और लिखते हैं, हम लिखते हैं मॉर्फिन। मॉर्फिन। हम लिखते हैं कोडीन। कोडीन, इसका अभी हम स्ट्रक्चर भी बताएंगे। मिथाइल मॉर्फिन, इसको हम मॉर्फिन का मिथाइल डेरिवेटिव। हेरोइन, हेरोइन ये भी इसी के डेरिवेटिव्स हैं। ये सब कहां से आते हैं? ये आते हैं अफीम से आते हैं, अफीम से बनाए जाते हैं। ठीक है, आपको सिर दर्द होता है, दर्द होता है, एस्पिरिन ले लीजिए, एस्पिरिन ले लीजिए, सिर दर्द कम हो जाएगा, नियंत्रित हो जाएगा। ठीक है, नियंत्रित हो जाएगा। इसके बाद आपको ये याद नहीं आएगा कि एस्पिरिन फिर खा लो। आपको इनमें से किसी भी दवाई को, किसी भी औषधि को, आप किसी भी ड्रग्स को आप लीजिए, जब परेशानी है तब लीजिए। किसको? एस्पिरिन, एनाल्जेन, नोवाल्जेन, इबुप्रोफेन या फिर फेनास्टिन, इनको लीजिए आप। इनमें से किसी का भी यूज कर सकते हो, लेकिन एक्सपर्ट के यानी डॉक्टर की सलाह के अनुसार। ये नहीं कि उठाया खा लिया। जब आपकी तकलीफ दूर हो जाएगी, जब आपकी परेशानी दूर हो जाएगी, बीमारी, तो इनका फिर दोबारा अपने आप याद नहीं आएगी कि एक हम टैबलेट उठा के हम खा लें। यानी आदत नहीं पड़ती है, आदत नहीं लगती है। अब अगर हम इनमें से बात करें, इनमें से हम बात करें, अगर हम इनमें से किसी को भी दर्दनाशक के रूप में, एनाल्जेसिक के रूप में यूज कर रहे हैं, कर लेंगे, बिल्कुल करते हैं, आवश्यकता अनुसार करते हैं। तगड़े हैं, ये कमजोर है, मृदु हैं, माइल्ड एनाल्जेसिक्स हैं, ये हार्ड एनाल्जेसिक्स हैं। ये इमरजेंसी में यूज किए जाते हैं, नॉर्मल वे में नहीं यूज किए जाते हैं। और ये क्या है? अफीम का तो नाम सभी ने सुना होगा। अफीम क्या है? थोड़ी सी अफीम लीजिए, जब अफीम का असर हो जाएगा तो कुछ देर बाद फिर से हमारा शरीर अफीम मांगने लग जाएगा। अगर आप उसको नियंत्रित कर दे तो वो अलग मैटर है, लेकिन अगर अफीम को एक बार आप यूज करेंगे, जब उसका प्रभाव खत्म होगा तो अफीम हमें दोबारा मांग करेगी। हमारा शरीर, हमारा दिमाग, हमारा नर्वस सिस्टम नेचुरली उसको मांगना शुरू करेगा। मॉर्फिन है, कोडीन है, हेरोइन, ये सब इसी के अफीम के डेरिवेटिव्स हैं। अफीम से ही एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। किसी का भी एक बार यूज कर ले तो फिर हमारा बॉडी दूसरी बार उसको मांगेगा। नियंत्रित नहीं करें तो वो मांगता रहेगा। क्या हुआ? इनकी आदत पड़ जाती है। यानी कुछ ऐसे जिनकी आदत नहीं पड़ती है, कुछ ऐसे हैं जिनकी आदत पड़ जाती है। आदत पड़ जाने का मतलब एडिक्शन हो जाता है। आदत नहीं पड़ती है, एडिक्शन नहीं होता है। तो इसके बेस पे इनको एडिक्टिव ड्रग्स कहा जाता है। एडिक्टिव जो होते हैं उनको नारकोटिक की श्रेणी में रखा गया है, नारकोटिक ड्रग्स। और जिनकी आदत नहीं पड़ती है, जिनकी आदत नहीं पड़ती है, अभी हम बताएंगे नारकोटिक्स में क्यों रखा है, उन्हें नॉन नारकोटिक्स कहा जाता है। हिंदी भी बताएंगे अभी इनकी, क्योंकि इनसे नशा नहीं होता है। इनसे दर्द तो दूर हो जाएगा, तकलीफ दूर हो जाएगी, नशा नहीं होगा। इनसे दर्द भी दूर होता है, नशा भी होता है। जो नशा उत्पन्न करने वाले सब्सटेंसेस होते हैं सारे के सारे नारकोटिक्स में आते हैं, और जो नशा नहीं उत्पन्न करते हैं नॉन नारकोटिक्स में आते हैं। तो इसके बेस पे क्या हुआ कि हमारे पास दो क्लासेस हो गए, इसकी एनाल्जेसिक्स की। अब हम ये वाला कर्व यहां से हटाते हैं। अब हम यहां पे बात करते हैं एनाल्जेसिक्स के क्लासेस की। पीड़ाहारी, पीड़ाहारी एनाल्जेसिक, इंग्लिश लिख देते हैं, एनाल्जेसिक, पीड़ाहारी ड्रग्स, एनाल्जेसिक ड्रग्स। ये दो प्रकार के होते हैं, दो मुख्य प्रकार, टू मेन टाइप्स। पहला होता है नारकोटिक ड्रग्स, स्वापक या स्वापक औषध। ये एडिक्टिव कहलाते हैं। वे
एनाल्जेसिक्स वे ड्रग्स जिनकी लत लग जाती है, जिनका एडिक्शन हो जाता है, उन्हें नार्कोटिक ड्रग्स कहा जाता है, स्वापक औषध कहा जाता है और एडिक्टिव ड्रग्स भी उन्हें कहा जाता है। ठीक है। आमतौर पे ये क्या है? ओपियम एल्केलॉइड्स हैं। कहां से उत्पन्न होते हैं? अफीम से उत्पन्न। कौन कौन से हैं? सबसे पहले है मॉर्फिन, दूसरा है मिथाइल मॉर्फिन, इसको कहा जाता है कोडीन। हेरोइन भी इसी का डेरिवेटिव है, वो भी आपका नार्कोटिक ड्रग्स में आता है। अब हम आपको और भी कुछ बताते हैं जो यहाँ के अफीम के अलावा कहीं और से भी डेवलप किए जाते हैं, ब्राउन शुगर वगैरह भी है, वो सारी चीजें यहाँ पे तुम्हें पढ़नी नहीं है, नाम सीखने हैं किसके? मॉर्फिन, मिथाइल मॉर्फिन, हेरोइन। कहां से आते हैं ये? अफीम से उत्पन्न होते हैं। ओपियम पॉपी, ओपियम के फूल फल होते हैं, उनसे ये निकलते हैं। ठीक है। क्या होता है? इनका यूज करेंगे तो नशा हो जाएगा। इनका यूज कब होता है? अत्यंत उच्च पीड़ा, जैसे हम बात करें कार्डियक अरेस्ट होता है, दर्द होता है ना, हार्ट वगैरह में जब पेन होता है, भयंकर पेन होता है, तो उनमें से नॉन नार्कोटिक ड्रग्स में काम में नहीं आते, नार्कोटिक ड्रग्स का यूज करते हैं। जब चाइल्ड बर्थ होता है उस टाइम का जो पेन है, और अगर वो पेन उस टाइम पे एबनॉर्मलिटी हो जाए चाइल्ड बर्थ के टाइम पे, तो उस टाइम पे जो पेन होता है उस पेन के लिए ये नॉर्मल नॉन नार्कोटिक ड्रग्स जो होते हैं, जिनकी आदत नहीं पे, एनाल्जीन वगैरह, ब्रूफेन वगैरह, इनसे कुछ नहीं होता है, वहां पे हमेशा हमें नार्कोटिक ड्रग्स का ही यूज करना पड़ता है। कंकाल का दर्द जो होता है, स्केलेटन में जो पेन होते हैं, हड्डियों में जो दर्द होते हैं भयंकर किस्म के, ये नॉर्मल भयंकर नॉर्मल दर्द, पेन की बात नहीं करें, थकान वगैरह से हो जाता, वो नहीं बात। एबनॉर्मल पेन जो होते हैं कंकाल वगैरह में, उसके लिए हम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? इनका यूज करते हैं। टर्मिनल कैंसर, टर्मिनल कैंसर में जब दिक्कत होती है, पेन होता है, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं? नार्कोटिक ड्रग्स का यूज करते हैं। अब हम मॉर्फिन और कोडीन के स्ट्रक्चर के बारे में आपसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पहले हम मॉर्फिन के बारे में बात करेंगे और फिर मॉर्फिन के बाद हम कोडीन के बारे में बात करेंगे। मॉर्फिन और कोडीन में फर्क क्या है? मॉर्फिन एक फिनॉल है और कोडीन उसका ईथर है। क्या है इसका स्ट्रक्चर? इसमें ढेर सारे साइक्लिक स्ट्रक्चर शामिल होते हैं, ढेर सारे साइक्लिक स्ट्रक्चर इसमें शामिल होते हैं। हम इसको कुछ एरोमेटिक हैं, कुछ एलिसाइक्लिक। अब ये देखिए, ये बेंजीन रिंग है,
इसमें OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये फिनोलिक ग्रुप है, ये एलिसाइक्लिक रिंग है, ये एलिसाइक्लिक रिंग है, ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। ये अलग अलग रिंग्स हैं, बहुत सारे, 1 2 3 4 5 5 में। तो ये पॉलीसाइक्लिक, ये क्या है इसका, ये है आपका मॉर्फिन संरचना, मॉर्फिन अणु संरचना। ये अगर हम यहां पे OH ग्रुप के स्थान पर हम CH3O जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगी, मिथाइल मॉर्फिन। और मिथाइल मॉर्फिन को क्या कहा जाता है, कोडीन कहा जाता है। यहां पे फिनोलिक ग्रुप है तो मॉर्फिन है, मिथाइल ग्रुप आ गया तो इसको मिथाइल मॉर्फिन कहते हैं, और मिथाइल मॉर्फिन का ही नाम होता है कोडीन होता है। ठीक है, तो ये पहली क्लास है। कौन सी क्लास है, पहली। क्या है ये, स्वापक दर्द निवारक, स्वापक दर्द निवारक, नार्कोटिक एनाल्जेसिक, एडिक्टिव एनाल्जेसिक। क्या है ये, दर्द तो दूर करते हैं, साथ में इनकी लत लग जाती है, एडिक्शन हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब हम दूसरे प्रकार के एनाल्जेसिक्स पर हम बात करते हैं। दूसरे प्रकार के एनाल्जेसिक्स कौन से होते हैं, अस्वापक। हम बात कर ही दिए हैं इसको, अस्वापक और स्वापक दोनों। अब अगर हम इनमें से अस्वापक पीड़ाहारी पर हम बात करें, नॉन नार्कोटिक, इसमें क्या है, इसमें एस्पिरिन है, इनमें एनाल्जिन है, इनमें नुवाल्जिन है, इनमें और भी बहुत सारे, इबुप्रोफेन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये ऐसे हैं कि ये दर्द निवारक तो हैं, साथ में ये क्या काम करते हैं, शरीर के ताप को नियंत्रित करते हैं, नियंत्रित करते हैं, कम करते हैं। कौन, एस्पिरिन है, एनाल्जिन है, नोवाल्जिन है। अगर शरीर का ताप अधिक हो जाए, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ बॉडी, ह्यूमन बॉडी क्या होता है, हेल्दी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर और स्वस्थ शरीर का जो तापमान होता है वो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो टेम्परेचर होता है हमारे शरीर का वो कितना होता है, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर इससे ज्यादा होने लग जाता है टेम्परेचर तो कहा जाता है बुखार हो गया। क्या हो गया, बुखार। ताप काहे का, शरीर का कितना, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक, तो उसे कहा जाता है ज्वर, उसे कहा जाता है फीवर। अगर शरीर का तापमान जो सामान्य ताप है स्वस्थ शरीर के ताप से अधिक हो जाता है, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक हो जाता है, तो क्या हो जाता है कि उसको कह रहा है ज्वर, यानी बुखार आ गया है, फीवर आ गया है, ताप बढ़ गया। और बुंदेलखंड में तो फीवर को ताप ही कहते हैं, ताप चढ़ गई। ठीक है, ताप चढ़ गई यानी टेम्परेचर बढ़ गया, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज किस वजह से हो रहा है, कोई नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है, नर्वस सिस्टम में एबनॉर्मलिटी कुछ आई, इससे क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। उसको डिक्रीज करना है, उसे डिक्रीज करना है तो ये कुछ एक ड्रग्स का हम यूज करते हैं। पीड़ाहारी भी हैं, ये पीड़ाहारी तो हैं, साथ में ये टेम्परेचर को भी कम करते हैं, और जो टेम्परेचर को कम करते हैं उन्हें नाम दिया जाता है एंटीपायरेटिक्स। एंटीपायरेटिक्स माने
ज्वर रोधी, ज्वरनाशी ड्रग्स, ज्वरनाशी ड्रग्स। अब हम साधारण भाषा में बात कर लें, ऐसे ड्रग्स जो बुखार को नियंत्रित करने में और समाप्त करने में, ज्वर को नियंत्रित करने में, समाप्त करने में, यानी शरीर के ताप को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं, उपयोगी होते हैं, उन्हें कहा जाता है ज्वरनाशी एंटीपायरेटिक्स। आमतौर पे ज्यादातर जो नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स हैं वे ही आपके एंटीपायरेटिक्स भी हैं। तो ये जो ज्वरनाशी है, क्या कहते हैं हम इनको? एंटीपायरेटिक्स। क्या होते हैं? शरीर के ताप को अधिक, तो शरीर के ताप को नियंत्रित करते हैं, कम करते हैं, उन्हें ज्वरनाशी कहा जाता है। एग्जाम्पल्स आपके पास हैं एस्पिरिन, एनाल्जेन, नोवाल्जिन, पैरासीटामोल का नाम बहुत सुना होगा। आज के टाइम में सबसे ज्यादा यूज में लाई जाती है हमारे यहाँ पे पैरासीटामोल, काहे के लिए? बुखार को नियंत्रित करने के लिए, फीवर को कंट्रोल करने के लिए क्या यूज करते हैं? पैरासीटामोल, है ना, पैरासीटामोल। लेकिन एस्पिरिन जो है सबसे ज्यादा कन्वीनियंट है। एक डेफिनेट अमाउंट, इसका हम स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे। किसका? एस्पिरिन का हम स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे। ये क्या है? ये है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसका नाम होता है, एक और होता है सैलिसिलिक एसिड का एसिटाइल डेरिवेटिव। नाम क्या बनेगा? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, उसको कहा जाता है एस्पिरिन। कैसे? इस हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट कर दिया जाए COCH3 के द्वारा। COCH3 माने एसिटाइल ग्रुप, एसिटाइल एसिटिक एसिड। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड सैलिसिलिक एसिड का एसिटाइल डेरिवेटिव जो होता है वो एस्पिरिन होता है। इसका एक और नाम होता है, इसका एक और नाम होता है, इसका डेरिवेटिव का एक नाम होता है, क्या होगा? ऑर्थो एसिटॉक्सी। ये एसिटाइल ग्रुप है, ये ऑक्सी होगा तो एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। ये भी एस्पिरिन है। ठीक है, तो अभी हमने क्या बताया आपको? तंत्रिकीय सक्रिय औषधियों के बारे में, न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स के बारे में। कौन कौन से हैं? ट्रैंक्विलाइजर्स और पेन किलर्स माने एनाल्जेसिक्स। ट्रैंक्विलाइजर्स के ढेर सारे एग्जाम्पल हमने बता दिए हैं। इसके बाद हमने पीड़ाहारी यानी पेन किलर्स के बारे में बात करेंगे। पीड़ाहारी पेन किलर्स कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? स्वापक और अस्वापक, नार्कोटिक एंड नॉन नार्कोटिक, एडिक्टिव, नॉन एडिक्टिव। क्लियर? और दूसरे नॉन एडिक्टिव जो हैं, अस्वापक औषध हैं, नॉन नार्कोटिक्स हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो ज्वरनाशी भी हैं, बॉडी टेम्परेचर को नियंत्रित करने में भी मदद करते हैं। तो उनको क्या कहा जाता है? उनको हम नाम देते हैं क्या? ज्वरनाशी एंटी
पायरेटिक्स, जो बुखार को, ज्वर को, फीवर को कंट्रोल करने में, नियंत्रित करने में हेल्पफुल होते हैं। उनमें से मोस्ट कॉमन एग्जांपल का हमने ये आपको बता दिया। कैसे बनेगा? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड की एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे। और ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड कहां बनता है? ये बहुत सारे रिएक्शन हैं। फिलहाल कोल्बी रिएक्शन से बनाया जाता है, फिलहाल डाइमर-टिमन रिएक्शन से बनाया जाता है। कोल्बी रिएक्शन से कैसे बनाया जाता है? सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा दीजिए। सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करा दीजिए। क्या मिल जाएगा हमें? सोडियम डेरिवेटिव मिलेगा। एसिडिफाई कर दीजिए, सैलिसिलिक एसिड मिल जाएगा। या फिर डाइमर-टिमन रिएक्शन में क्या कीजिएगा? फिनॉल को कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ एल्कलाइन मीडियम में स्ट्रांगली हीट कर दो। फिनॉल को कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ एल्कलाइन मीडियम में स्ट्रांगली हीट कर दो। क्या बनेगा? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का सोडियम सॉल्ट बनेगा, सोडियम सैलिसिलेट। सोडियम सैलिसिलेट को एसिडिफाई कर दो तो मिल जाएगा हमें ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे आपको बढ़ेंगे प्रति सूक्ष्म जैविक। तो हिंदी थोड़ी सी फिर हम बोलेंगे, थोड़ी सी हिंदी टफ होती है, थोड़ी सी टफ। क्यों? आमतौर पे हम यहाँ पे जो ड्रग्स में हिंदी यूज करते हैं उस हिंदी का हमारे व्यावहारिक भाषा में कहीं उपयोग होता नहीं है। क्या है? प्रति सूक्ष्म जैविक। प्रति सूक्ष्म जैविक एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। तो हमें इसके लिए कुछ बातें जाननी पड़ेगी। क्या जाननी पड़ेगी? हमें जानना पड़ेगा इनके बारे में। सूक्ष्म जीवी, सूक्ष्म जीवी को क्या कहा जाता है? इनका कहा जाता है माइक्रोब्स। कौन कौन से होते हैं सूक्ष्म जीवी? ये जीवाणु होते हैं। जीवाणु माने बैक्टीरिया। विषाणु होते हैं। विषाणु माने वायरस। कवक होते हैं। कवक माने फंगस, फंगई। और अन्य परजीवी होते हैं। परजीवी, पैरासाइट्स। ये सूक्ष्म जीवी हैं। कुछ सूक्ष्म जीवी अच्छे भी होते हैं, कुछ सूक्ष्म जीवी अच्छे भी होते हैं, काम में आ जाते हैं। बशर्ते कोई एक्सपर्टी प्रॉपर्टी के हिसाब से उनको यूज कर ले तो काम में आ जाते हैं। लेकिन कुछ नुकसान पहुंचाते हैं। क्या करते हैं? बीमारियां उत्पन्न करते हैं। बीमारियां उत्पन्न करते हैं तो वो सूक्ष्म जैविक रोग कहलाते हैं। द्वारा उत्पन्न रोग उन्हें कहा जाता है सूक्ष्म जैविक रोग, माइक्रोबियल डिसीजेस। ठीक। तो भैया इनको बीमारियों को दूर करना है तो यानी हमें सूक्ष्म जीवियों को कंट्रोल करना है, सूक्ष्म जीवियों को नष्ट करना है। जीवाणु, विषाणु, कवक या अन्य परजीवी जो है नुकसान करने वाले बैड माइक्रोब्स, इनको रिमूव करना है। इनको रिमूव करना है तो हमें क्या जरूरत पड़ेगी? कुछ केमिकल्स की जरूरत पड़ेगी, कुछ ड्रग्स की जरूरत पड़ेगी। वे ड्रग्स क्या कहलाते हैं? प्रति सूक्ष्म जैविक ड्रग्स। माने हम कह सकते हैं सूक्ष्म जीवियों के वृद्धि, उत्पत्ति और हानिकारक प्रभाव को समाप्त करने में प्रयुक्त औषध वो क्या कहलाते हैं? एंटी
microbial drugs which are used to control growth and development of microbes as well as to remove harmful impact of these microbes. उसे कहा जाता है प्रति सूक्ष्म जैविक औषध। प्रति सूक्ष्म जैविक औषध, प्रति सूक्ष्म जैविक, एंटी माइक्रोबियल, एंटी माइक्रोबियल। इनके वृद्धि और इनके प्रभाव को, हानिकारक प्रभाव को रोकने के लिए, समाप्त करने के लिए जो भी प्रयोग में लाए जाते हैं। अब यहां पर आप देखिए सूक्ष्म जीवी क्या है? जीवाणु। तो प्रति सूक्ष्म जैविक औषधि क्या होगी? प्रति जीवाणु, एंटी बैक्टीरियल। जो विषाणु को समाप्त करने में प्रयोग में लाई जाएगी उसे कहा जाएगा एंटी वायरल। जो कवक को समाप्त करने में यूज किया जाएगा उसे कहा जाएगा एंटी फंगल। जो और पैरासाइट के लिए, किसी और परजीवी के लिए समाप्त करने के लिए प्रयोग में लाया जाएगा उसे कहा जाएगा एंटी पैरासाइट। कलेक्टिवली कह दिया जाता है एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। तो सूक्ष्म जीवियों द्वारा उत्पन्न रोगों को सूक्ष्म जैविक रोग या माइक्रोबियल डिसीज कहा जाता है। जीवाणु से उत्पन्न हो, जीवाणु से उत्पन्न हो तो उसे कहा जाएगा बैक्टीरियल। विषाणु से होगा तो वायरल, कवक से होगा तो फंगल, अगर अन्य किसी परजीवी से होगा पैरासाइटल। क्या होंगे? रोग होंगे। कलेक्टिवली इन्हें क्या कहा जाएगा? माइक्रोबियल। इनको समाप्त करना है, इनके प्रभाव को समाप्त करना है, इनकी वृद्धि रोकनी है, इनकी उत्पत्ति को भी नियंत्रित करना है तो कुछ औषध प्रयोग में लाए जाएंगे। उन्हें कलेक्टिवली क्या कहा जाएगा? प्रति सूक्ष्म जैविक औषध। वैसे अगर हम इन सूक्ष्म जीवियों के नाम के आधार पर, सूक्ष्म जीवियों के नाम के आधार पर अगर हम औषध के नाम लिखें तो वो क्या कहलाएंगे? एंटी बैक्टीरियल। इससे होगा तो ये होगा एंटी वायरल, इससे होगा तो ये होगा एंटी फंगल, और इनसे होगा तो कहा जाएगा एंटी पैरासाइटल। एंटीबैक्टीरियल, प्रति जैव जीवाणु, प्रति विषाणु, सब नाम याद करके। अब लेकिन जो हमारे यहां पे मार्केट में आता है या जो हमें अपने सिलेबस में जिसको हमें पढ़ना होता है उनको हमने तीन मुख्य भागों में बांटा हुआ। उनको हमने तीन मुख्य भागों में बांटा हुआ, जिनमें से एक जो है एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक। प्रति सूक्ष्म जैविक नहीं, प्रतिजैविक। प्रति सूक्ष्म जैविक कलेक्टिवली सबको कहा जाता है, और प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक्स जो कहा जाता है वो अलग। क्या है इसके तीन मुख्य वर्ग, 3 मेन क्लासेस। पहला कौन सा है? एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक ड्रग्स।
एंटीबायोटिक क्या है ये? सूक्ष्म जीवियों द्वारा उत्पन्न, ये क्या होते हैं? सूक्ष्म जीवियों द्वारा उत्पन्न ड्रग्स होते हैं जो दूसरे सूक्ष्म जीवियों को समाप्त करने में प्रयोग में लाए जाते हैं। हमें प्रारंभिक परिचय दे रहे हैं, फिर उसके बारे में डिटेल्स में हम बात करेंगे। क्या? जीवाणु, विषाणु, कवक आदि सूक्ष्म जीवियों से प्राप्त औषध जो अन्य सूक्ष्म जीवियों के नकारात्मक प्रभाव, उनकी वृद्धि और उत्पत्ति को नियंत्रित करें। एंटीबायोटिक क्या है? ये माइक्रोब से ही प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। कुछ है बैक्टीरिया से प्रोड्यूस किए जाते हैं, कुछ वायरस से प्रोड्यूस किए जाते हैं, कुछ है फंगस से प्रोड्यूस किए जाते हैं। यानी इनकी उत्पत्ति में सूक्ष्म जीवी ही शामिल होते हैं और ये दूसरे सूक्ष्म जीवियों को नियंत्रित करने में प्रयोग में लाए जाते हैं। बॉडी में एक जीवाणु को डाल दिया जाता है, बॉडी जो एंटीबॉडी डेवलप करती है, उस एंटीबॉडी से इस टाइप की जो औषध हैं, जो ड्रग्स हैं, डेवलप किए जाते हैं। आमतौर पे जो वैक्सीन होती हैं वो इस तरह से डेवलप की जाती है। सरल भाषा में हम याद कर सकते हैं, सूक्ष्म जीवों से प्राप्त, कुछ सूक्ष्म जीवियों से प्राप्त ऐसे ड्रग्स जो अन्य सूक्ष्म हानिकारक सूक्ष्म जीवियों के नकारात्मक प्रभाव को, उनकी वृद्धि को, उनकी उत्पत्ति को, उनसे होने वाले रोगों को आदि को नियंत्रित करने में, समाप्त करने में प्रयोग में लाए जाते हैं। उन्हें कहा जाता है एंटीबायोटिक्स। ठीक है, चलिए अरे कुछ एग्जाम्पल हम बता दे रहे हैं इसके लिए। पेनिसिलिन तो नाम सुना ही होगा, पेनिसिलिन नाम भी सुना होगा। किसने डिस्कवर किया है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला। और भी हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं जो एंटीबायोटिक्स। ठीक है, दूसरा होता है प्रतिरोधी, दूसरा होता है एंटीसेप्टिक, प्रतिरोधी। क्या होते हैं ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो माइक्रोब्स को खत्म करते हैं। वैसे तो हम ये कहते हैं कि सेप्टिक रोकने के लिए। सेप्टिक क्या होता है? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, टिश्यू सिस्टम होता है, वो डैमेज होना स्टार्ट करता है, सड़ना शुरू करता है, उसे सेप्टिक कहा जाता है। कहते हैं ना व्यवहारिकता में जब कोई चोट लग जाती है, घाव पक गया यार, उसमें मवाद आ गई है, सब ये क्या है? सेप्टिक है। अगर घाव चोट लगती है, अगर उसको प्रॉपरली एंटीसेप्टिक से उसको साफ कर लिया जाए, एंटीसेप्टिक का यूज कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा? एंटीसेप्टिक का अगर हम यूज कर लेते हैं तो एंटीसेप्टिक हमें क्या करता है कि वो जो माइक्रोब्स डेवलप होते हैं और हमारे टिश्यू सिस्टम को समाप्त करने का प्रयास करते हैं, खराब करने का प्रयास करते हैं, सेल्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं, वो रुक जाता है। प्रतिरोधी यानी जो सेल्स में डैमेज स्टार्ट होता है, उसमें जो डेवलपमेंट होता है, काहे का डेवलपमेंट होता है, माइक्रोब्स का डेवलपमेंट होता है, उसको रोक देता है, तो उन्हें कहा जाता है एंटीसेप्टिक। कहां पे यूज किए जाते हैं, इसमें ये बात ध्यान रखना है।
और भी कुछ सब्सटेंस हैं जो माइक्रोब्स को रोकते हैं, उनके डेवलपमेंट को रोकते हो जाते हैं, तो उनको नष्ट कर देते हैं, उनको नष्ट भी कर देते हैं। तो यहां पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा, माइक्रोब्स को नष्ट करने में प्रयुक्त जो जीवित ऊतकों को प्रभावित नहीं करते हैं। माइक्रोब्स जो है उनको तो नष्ट करेंगे, लेकिन माइक्रोब्स के साथ जो लिविंग टिश्यूज हैं उनका प्रयोग उनको ये डैमेज नहीं करते। यानी जो जीवित ऊतकों पर प्रयोग किए जाने वाले ऐसे सब्सटेंसेस जो माइक्रोब्स के डेवलपमेंट को, माइक्रोब्स को कंट्रोल करते हैं, खत्म करते हैं, और वो जीवित ऊतकों पर प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक। ठीक है, ये हम प्रारंभिक परिचय दे रहे हैं किसका? प्रति सूक्ष्म जैविक औषधों का वर्गीकरण जो हम कर रहे हैं। पहली क्लास क्या है? एंटीबायोटिक्स है। दूसरी क्या है? एंटीसेप्टिक है। ठीक, तीसरा क्या है? एंटीसेप्टिक जैसा ही है, लेकिन उसका यूज हम कहां नहीं करते हैं? उसका यूज हम लिविंग सेल्स पे, लिविंग ऑर्गन्स पे नहीं करते हैं, टिश्यूज पे नहीं करते हैं। तीसरा जो होता है वो होता है विसंक्रामी। विसंक्रामी में डिसइंफेक्टेंट्स इन्फेक्शन प्रोड्यूस करने वाले वे माइक्रोब्स जो निर्जीव पदार्थों पर उत्पन्न होते हैं, जैसे फर्श पर उत्पन्न होते हैं, उनको समाप्त करते हैं। यानी माइक्रोब्स को नियंत्रित एवं नष्ट करने में प्रयुक्त जो जीवित ऊतकों को हानि पहुंचाते हैं, अर्थात जीवित ऊतकों पर प्रयोग नहीं किए जाते हैं। फिर कहां प्रयोग किए जाते हैं? निर्जीव वस्तुओं पर प्रयोग किए जाते हैं। निर्जीव वस्तुओं पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें विसंक्रामी कहा जाता है, डिसइंफेक्टेंट्स। तो पहला हो गया प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स, दूसरा हो गया एंटीसेप्टिक प्रतिरोधी, तीसरा हो गया डिसइंफेक्टेंट्स विसंक्रामी। प्रतिरोधी और विसंक्रामी में एक छोटा सा समानता है और छोटा सा डिफरेंस है। एक ही केमिकल को हम प्रतिरोधी का भी यूज कर सकते हैं उसको, और साथ में विसंक्रामी। एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन रखा जाए सॉल्यूशन के फॉर्म में, तो वो एंटीसेप्टिक है। और अगर एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन से ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाए तो वो डिसइंफेक्टेंट है। यानी ऐसे कुछ सब्सटेंसेस हैं जिनका एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन हमारे सेल सिस्टम को, टिश्यू सिस्टम को क्या करता है? डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। और एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन से कम है, यानी वेरी 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 डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, बहुत तनु विलयन जब होते हैं तो वो क्या करते हैं? वो एंटीसेप्टिक का काम करते हैं।
क्या करते हैं, माइक्रोब्स को तो उनका कंसंट्रेशन कम है तो माइक्रोब्स को तो वो नष्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारे टिश्यू सिस्टम पे जीवित कोशिकाओं पर उनका प्रभाव नहीं होता है, हानिकारक प्रभाव नहीं होता है, जबकि उनका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सारे एसिड्स हैं, क्या करते हैं, जलाते हैं, लेकिन हमेशा नहीं जलाते। जब ये अम्ल अत्यंत सांद्र होते हैं तो ये हमारे स्किन सिस्टम को नष्ट करते हैं, टिश्यू सिस्टम को जला देते हैं। एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन अगर हो जाए एसिड का, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन हो जाए एसिड का, तो वो एसिड हमें नुकसान नहीं पहुंचाता है, ये बात हमेशा याद रखना। वैसे ही इनका है, बहुत कम कंसंट्रेशन है तो पूर्तिरोधी हो गया, कंसंट्रेशन थोड़ा सा ज्यादा हो गया, नुकसान करने लग गया, तो वो हो गया डिसइंफेक्टेंट, मींस विषांतरामी। यह है प्रारंभिक परिचय किसका, प्रति सूक्ष्म जैविक, जो औषधियों के रूप में हमारे व्यवहार में लाए जाते, कहां पे, हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग में लाए जाते हैं। फिर से एक बार बात करते, कौन कौन है, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट्स। क्या है ये, प्रति सूक्ष्म जैविक। ये सारे के सारे क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवियों की वृद्धि को रोकते हैं, सूक्ष्म जीवियों के उत्पत्ति को रोकते हैं, सूक्ष्म जीवियों को नियंत्रित करते हैं, इनके होने वाले हानिकारक प्रभावों को रोकने का प्रयास करते हैं, वे कहलाते हैं प्रति सूक्ष्म जैविक। अब हम इनमें से अब बारी बारी से तीनों क्लासेस को हम डिटेल्स में बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए हम सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, एंटीबायोटिक्स के बारे में। अगले 10-15 मिनट हम एंटीबायोटिक्स के बारे में बात करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करेंगे। एंटीबायोटिक्स, प्रति जैविक, महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट। सबसे पहला सूक्ष्म जीवी, प्रति सूक्ष्म जीवी किसने बनाया, तो उसका नाम था जर्मन जीव वैज्ञानिक सिफिलिस रोग के उपचार में, सिफिलिस रोग के उपचार में जो सबसे पहले प्रयोग में लाया गया उसका नाम था आर्सेनिक आधारित रसायन, हम इसको औषध कह देंगे, बनाया गया सबसे पहले, और उसका जो नाम था आर्सफेनेमिन, आर्सेनिक भी है, एमीन भी है, और उसमें फिनोलिक ग्रुप भी है, आर्सफेनेमिन, एमीन। आर्सेनिक भी है, फिनाइल ग्रुप भी है, और साथ में एमिनो ग्रुप भी है, ठीक है। इसको नाम दिया जाता है आज के टाइम पे सेल्वरसेन। जर्मन जीव विज्ञानी एक क्वेश्चन छोड़ेंगे हम आपके लिए। 1908 में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया, कहां पे, चिकित्सा के क्षेत्र में। जर्मन जीव विज्ञानी थे जिन्होंने सिफिलिस के रोग के उपचार में आर्सेनिक आधारित एक रसायन आर्सफेनेमिन सेल्वरसेन का
प्रोडक्शन किया, डेवलपमेंट किया, बनाया उन्होंने, और ये पता लगाया कि सिफिलिस के रोग को दूर करने, सिफिलिस एक यौन रोग होता है। उसमें हमें ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाने की जरूरत है, बस याद करके रखते हैं। अब सिफिलिस का जो कारक है उसका भी नाम याद कर लो। सिफिलिस रोग का जो कारक है, एक जीवाणु है और उस जीवाणु का नाम है स्पाइरोकाइट जीवाणु। जेनिटल जो ऑर्गन्स हैं, जेनिटल ऑर्गन्स में स्पाइरोकाइट जीवाणुओं का जो अटैक होता है उससे सिफिलिस रोग होता है। इसकी औषधि को बनाया किसने? एक जर्मन जीव वैज्ञानिक ने। ये नाम आप ढूंढिए, नहीं मिले तो हम किसी वीडियो में, इसमें अगले वीडियो में हम इसको बता देंगे। क्या है? आर्सफेनेमिन। ये पहला एंटीबायोटिक है जो सिफिलिस रोग के उपचार में प्रयोग में लाया गया। किसने डिस्कवर किया? एक जर्मन साइंस बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया और उनके लिए मेडिकल साइंस के फील्ड में क्या है, नोबेल प्राइज मिला 1908 में। उनका नाम क्या है, आप पता लगाइए। सिफिलिस का जो कारण है वो क्या है? स्पाइरोकाइट जीवाणु है। इसके संक्रमण से, इसके इन्फेक्शन से सिफिलिस होता है। ये क्या है? आर्सेनिक बेस्ड कंपाउंड है। इसमें ऑर्गेनिक भी है, इसमें इनऑर्गेनिक भी है, दोनों है। क्या है इसमें? आर्स है, आर्स माने आर्सेनिक, फेनेमीन माने फेनाइल ग्रुप है, यानी एरोमेटिक कंपाउंड है, और एमीन इसमें है। इसको सेल्वासेन के नाम से जाना जाता है। तो चलिए हम इस कंपाउंड का जो आर्फेनेमीन सेल्वासेन का स्ट्रक्चर हम इसमें बना के बताते हैं आपको। इसमें 2 बेंजीन रिंग्स हैं, 2 बेंजीन रिंग्स हैं। इसमें एक आर्सेनिक डबल बॉन्ड है, इस तरह से जुड़े होते हैं। ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन। इन दोनों पे एक OH ग्रुप जुड़ा होता है, एक NH2 ग्रुप जुड़ा होता है। इसी तरह से आर्सेनिक की तरफ NH2, सो यहां पे जुड़ा होता है NH2 ग्रुप और दूर की तरफ जुड़ा होता है OH ग्रुप। ये क्या है? आर्सफेनेमिन का स्ट्रक्चर है। किसके लिए है? ये सही सिफिलिस रोग के सिफिलिस रोग के उपचार में इसको ठीक है यूज किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे कुछ और बातें। प्रभावी प्रतिजीवाणु, प्रभावी प्रतिजीवाणु ये कैसा है? ये क्या है? प्रतिजैविक तो है। ये क्या है? ये है एंटीबैक्टीरियल, प्रतिजीवाणु। याद रखें। चलिए अब हम एक इससे भी ज्यादा प्रभावी, ये किसका काम है? एक ही व्यक्ति का काम है, सारा का सारा। एक अत्यंत प्रभावी प्रोन्टोसेल, एक उच्च प्रभावी प्रतिजीवाणु, हाईली इफेक्टिव एंटी बैक्टीरियल है। कौन है? प्रोन्टोसेल। इसको याद कर लो। कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, सल्फेनेमाइड्स, ये ड्रग्स हैं
बहुत सारे हैं, इसमें से एक दो के नाम आप याद कर लें। सल्फेनामाइड्स में हम याद करके रखेंगे क्या, एक है सल्फा पिरिडीन, एक है सल्फा डाइजीन, एक है सल्फा ग्वानिडीन। ये तीन सबसे ज्यादा यूज में लाए जाने वाले सल्फेनामाइड ड्रग्स हैं। सल्फेनामाइड ड्रग्स हैं, कैसे हैं ये सारे के सारे एंटीबायोटिक्स हैं। ये सारे के सारे एंटीबायोटिक्स हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम एंटीबायोटिक्स में, थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। फ्लोरी और फ्लेमिंग, फ्लोरी और फ्लेमिंग, किसके लिए? पेनिसिलिन का विकास, उत्पत्ति, उपयोग। पेनिसिलिन बहुत ही जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स। फ्लोरी और फ्लेमिंग दोनों में, वास्तव में आमतौर पे हमको कह दिया जाता है फ्लेमिंग, लेकिन फ्लोरी ने भी और फ्लेमिंग ने भी पेनिसिलिन का विकास, उत्पत्ति और उपयोग के बारे में बात की। लेकिन ये बहुत ही, पेनिसिलिन जो होता है ये एक उच्च कोटि का क्या है, प्रतिजैविक है। इनमें 1945 में इनको नोबेल प्राइज मिला। काहे के लिए? चिकित्सा के क्षेत्र में। ध्यान दीजिएगा, फ्लोरी और फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का डेवलपमेंट किया। ठीक है, पेनिसिलिन की लेकिन एक बात है, ऐसा है कि और एंटीबायोटिक्स ऐसे होते हैं कि उनके साइड इफेक्ट्स कम होते हैं। हम बिना ज्यादा टेंशन के एंटीबायोटिक्स को हम यूज कर लेते हैं, लेकिन पेनिसिलिन को जब भी किसी को डोज दिया जाता है तो सबसे पहले टेस्ट करते हैं कि वो सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, वो कोई साइड इफेक्ट प्रोड्यूस तो नहीं कर रहा है, ये देखा, नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है। क्योंकि पेनिसिलिन क्विकली, अगर किसी को सूट नहीं करता है तो पेनिसिलिन क्विकली एलर्जी प्रोड्यूस करता है, कोई ना कोई साइड इफेक्ट तुरंत देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बहुत थोड़ा सा नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ पेनिसिलिन उसको यूज करते हैं। खैर, अब हम प्रतिजैविक से रिलेटेड कुछ और बातें करते हैं। अब ये प्रतिजैविक दो प्रकार के, फिर से हम वर्गीकरण के बारे में बात करें। प्रतिजैविक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक जीवाणुनाशी होता है और एक जीवाणु निरोधी होता है। जीवाणुनाशी, जीवाणु निरोधी के बारे में बात में करेंगे। सीडल, बैक्टीरियासिडल यानी बैक्टीरिया सीडल नाशी, जो बैक्टीरिया को, जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं। जो जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं उन्हें जीवाणुनाशी कहते हैं। और जीवाणुरोधी, स्टैटिक, बैक्टीरियोस्टैटिक, जीवाणु निरोधी, यानी जीवाणु को डेवलप ही नहीं करने देते हैं।
नष्ट नहीं करते, बल्कि जीवाणुओं की वृद्धि को रोक देते हैं, प्रवेश को रोक देते हैं, हटा देते हैं। ये होने के बाद नष्ट कर, जैसे हो गया है तो नष्ट करने में काम में आता है, और ये होने ही नहीं देता है। यानी अगर हम इसका यूज कर लें तो जो बैक्टीरियल इंपैक्ट होते हैं, नेगेटिव इंपैक्ट होते हैं, वो नहीं होंगे। ये कब यूज किया जाता है? जब हो गया है तो हम यूज कर लेंगे। कुछ एक एग्जाम्पल हम याद कर लेते हैं, कुछ हम एग्जाम्पल याद कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम पेनिसिलिन याद कर लेते हैं। ये एक जीवाणुनाशी है, ठीक है। दूसरा है ऑफ्लोक्लासिन। तीसरा है एमिनोग्लाइकोसाइड। ये क्या है? पेनिसिलिन, ऑफ्लोक्लासिन और एमिनोग्लाइकोसाइड। ये क्या है? ये है जीवाणुनाशी एंटीबायोटिक्स है। इसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में? एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो है क्लोरम्फेनिकोल। और भी कुछ नाम होते हैं क्लोरम्फेनिकोल। ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जीवाणु निरोधी एंटीबायोटिक है। तो ये हम फंडामेंटल कुछ एग्जांपल्स याद कर लेते हैं। अब इसके बाद हम कुछ और बातें भी करते हैं। सूक्ष्म स्पेक्ट्रम जीवाणु, प्रतिजैविक और विस्तृत स्पेक्ट्रम। सरल हम अभी आपको इसके बारे में, दोनों के बारे में सरल परिभाषा परिचय हम दे देते हैं। डिटेल्स में हम बात करेंगे आगे। विस्तृत स्पेक्ट्रम का मतलब होता है जिनका हम बड़े लार्ज स्केल पे यूज कर सकते हैं, एक से ज्यादा इंपैक्ट्स को खत्म करने में यूज कर सकते हैं। वो क्या जाते हैं? विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, लार्ज स्पेक्ट्रम, वाइड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, स्मॉल स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स जो पर्टिकुलर एक आध बीमारी में काम में आते हैं, वहां पे हम यूज कराते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब देखिए दो बातें याद कर लेते हैं। सूक्ष्म जैविक दो तरीके से हम क्लासिफाइड, विस्तृत स्पेक्ट्रम और सूक्ष्म स्पेक्ट्रम के बारे में बात कर सकते हैं। इनका बहुत ज्यादा, एक ही ड्रग को काफी जगहों पे हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक ड्रग को एक ही जगह पे यूज कर सकते हैं। दूसरे ऐसे होते हैं कुछ जीवाणुओं को बढ़ने नहीं देते, प्रोड्यूस ही नहीं होने देते हैं, उत्पन्न होने ही नहीं देते, उनका माहौल ही खत्म कर देते हैं, टिश्यू सिस्टम एंटर ही नहीं करने देते हैं, तो जीवाणु निरोधी होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जीवाणु एंटर कर गए हैं, अब मजबूरी है, अब एंटर कर गए हैं, बॉडी में पहुंच गए हैं, तो कौन यूज करते हैं? जीवाणुनाशी। उनको क्या कहते हैं? बैक्टीरियोसिडल, और दूसरे में बैक्टीरियोस्टेटिक। सिडल एंड स्टेटिक, निरोधी और नाशी। नाशी माने नष्ट करने वाला, निरोधी माने रोकने वाला। यानी ये पहले यूज हो गया तो प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ये प्रॉब्लम हो गई तो अब यूज कर लो, ये उसको धीरे धीरे जो बड़े लेवल पे हम ज्यादा जगहों पे यूज कर सकते हैं, उसे विस्तृत स्पेक्ट्रम के बारे में, वाइड स्पेक्ट्रम के बारे में बात कर सकते हैं। और सूक्ष्म स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, स्मॉल स्पेक्ट्रम के बारे में बात करें, कम की बात करते हैं। अब हम थोड़ा सा एक सूक्ष्म जीवाणुनाशी और एक जीवाणुरोधी, दोनों के एक एग्जाम्पल के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल्स में बात करेंगे। सबसे पहले हम जीवाणु निरोधी
एक उदाहरण, उसका नाम है क्लोरएम्फेनिकॉल। क्लोरएम्फेनिकॉल एक जीवाणु निरोधी एंटीबायोटिक है। ये कैसा है? विस्तृत स्पेक्ट्रम ड्रग है। ये टाइफाइड, पेचिस, टाइफाइड जानते हो, पेचिस से भी परिचित हो, डिसेंट्री, तीव्र ज्वर, अत्यधिक ज्यादा तेज बुखार हो ना, उसे तीव्र ज्वर कहते हैं, उसमें भी यूज में। मूत्र संक्रमण, यूरिन इन्फेक्शन, पेशाब वगैरह में जो जलन होती है वहां पे भी हम इसका यूज कर सकते हैं। मेनिंजाइटिस एक बीमारी है, उसके उपचार में भी हम क्लोरएम्फेनिकॉल को यूज कर सकते हैं। यहां तक कि न्यूमोनिया की इलाज में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्लोरएम्फेनिकॉल का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। ठीक है, तो इसका अणुसंरचना हम आपको बनाकर देते हैं। देखिए, ये एक बेंजीन रिंग है जिसमें एक एलिफेटिक कार्बन चेन प्रोपेनॉल जुड़ी है। इसमें एक साइड चेन ये जुड़ी है और एक एल्कोहलिक यहां पे जुड़ा हुआ है और यहां पे नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये इसका स्ट्रक्चर है। एक बार फिर बता दें, ये क्या है? एक जीवाणु निरोधी है, क्लोरएम्फेनिकॉल इसका नाम है, स्ट्रक्चर ये है। ये एक विस्तृत स्पेक्ट्रम औषध है, ड्रग है। ये टाइफाइड, पेचिस, तीव्र ज्वर, मूत्र संक्रमण, मेनिंजाइटिस, न्यूमोनिया वगैरह में यूज पे लाई जाती है। ठीक है, अब इसके बाद हम एक जीवाणु नाशी के बारे में थोड़ा सा परिचय लेंगे। एक जीवाणु नाशी महत्वपूर्ण जीवाणु नाशी क्या है? वो उसका नाम है पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन का अणुसंरचना, पेनिसिलिन की अणुसंरचना हम यहां पर आपको बनाकर बताते हैं। ध्यान से देख लीजिए। इसका स्केलेटन ये है, इसका स्केलेटन ये है। अब इस स्केलेटन में कहां कहां पर क्या क्या है वो हम आपको, यहाँ पे नाइट्रोजन है,
यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है, कीटोनिक ग्रुप है, और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यहाँ पे दोनों मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। ये पेनिसिलिन की फंडामेंटल अनुसंरचना फंडामेंटल है। अब ये जो आर है, यहां पे मिथाइल ग्रुप है, यहां पे अगर मिथाइल ग्रुप है तो पेनिसिलिन ऑर्डिनरी है। मिथाइल ग्रुप की जगह दूसरे ग्रुप्स आ जाते हैं तो इसके व्युत्पन्न आ जाते हैं। इसके व्युत्पन्नों के एक दो नाम आप याद कर लीजिए। इसके व्युत्पन्नों के एक होता है एम्पिसिलिन और दूसरा होता है एमोक्सिलिन। कुछ और नाम भी आपको इनके मिल सकते हैं। क्या है? व्युत्पन्न है। कौन कौन से हैं? एम्पिसिलिन और एमोक्सिलिन। इसके पेनिसिलिन का ये आर बदल जाता है कि डेरिवेटिव्स हमें मिल जाते हैं। ये हर जन रिप्लेसमेंट कर दिया जाता है तो हमें डेरिवेटिव्स मिल जाते हैं। इनसे हमें डेरिवेटिव्स मिल सकते हैं। ये कहां बनाया जाता है? हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड में ये प्राइवेट सेक्टर में ये बनाया जाता है। कहां पे है ये? पिंपरी में। इतना याद करके रख सकते हो। ठीक है। इसके अंत में, एंटीबायोटिक्स के टॉपिक के अंत में, अब हम आपको एक बार फिर देख लो। ये क्या है? पेनिसिलिन का अनुसंरचना है। इसके कुछ डेरिवेटिव्स एम्पिसिलिन और एमोक्सिलिन होते हैं। और ये कहां बनाई जाती है? डेवलप की कहां की जाती है? हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड है। कहां पे है? पिंपरी में है। कुछ एक और एग्जांपल याद कर दो। अन्य एंटीबायोटिक्स माने प्रतिजैविक। एक दो के दो चार के नाम हम और बोलते हैं, वो आपको याद कर लेंगे। एक है वैंकोमाइसिन। वैंकोमाइसिन भी इसका एक डेरिवेटिव है। और दूसरी है डिसिडेजिन। यहां पर याद कर लीजिए। ठीक है। ये एंटीबायोटिक्स का टॉपिक खत्म हो रहा है। अब अगले वीडियो में हम आपको कुछ और हिस्सा इस चैप्टर का आपको बताएंगे। ठीक है।